यह भाषण बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच खंड 40 से लिया गया है। विषय संख्या 242 है। यह मूल अंग्रेजी भाषण का मराठी अनुवाद अतिथि संपादक मंडल और हिंदी अनुवाद संध्या पेडणेकर द्वारा किया गया है। विषय है, समय और स्थितियों को अनुकूल बनाया जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से रोक नहीं सकती। संसद के कामकाज की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 से हुई थी। संसद में कुल 244 सदस्य चुनकर आए थे। उनमें से 207 सदस्यों ने कामकाज में हिस्सा लिया। 19 सदस्य अनुपस्थित थे। उन्होंने संसद के कामकाज का बहिष्कार किया था, कहना ज्यादा सही होगा। इनमें ज्यादातर सदस्य मुस्लिम लीग और रियासतों के प्रतिनिधि थे। दिनांक 13 दिसंबर 1946 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का योग्य और लक्ष्य बताने वाला प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हर बार की तरह केवल हाथ ऊपर उठाकर नहीं, वरन सदस्य खड़े होकर इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रस्ताव को समर्थन देने वाला वक्तव्य दिया। एम.आर. जयकर ने श्री नेहरू के प्रस्ताव में सुधार का प्रस्ताव रखा। उनके मतानुसार भारत को एक आजाद, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम राज्य बनाने के दृष्टिकोण से संविधान को इसके अनुकूल बनाने के लिए मुस्लिम लीग और भारतीय रियासत के प्रतिनिधियों के सहयोग की जरूरत है। इससे इस प्रस्ताव को अलग बल मिलेगा। इसके लिए इन दो संगठनों के प्रतिनिधि अगर शामिल होना चाहते हैं तो उनके शामिल होने तक प्रस्ताव पर चर्चा को आगे आगे बढ़ाया जाए। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो कई सदस्यों ने श्री जयकर के सुझाए गए सुधार का कड़ा विरोध किया। वे किसी हालत में चर्चा को स्थगित होने नहीं देना चाहते थे। इस पृष्ठभूमि पर संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने अगले वक्ता के तौर पर बाबा साहेब को आमंत्रित किया। वह मंगलवार का दिन और तारीख थी 17 दिसंबर 1946। संविधान सभा का कामकाज शुरू होने के बाद वह 9वां दिन था जब अंबेडकर ने पहली बार भाषण दिया। भाषण देने के लिए वह जब उठे तो कईयों को लगा कि जयकर की तरह ही अंबेडकर भी सभागृह के गुस्से का शिकार बनेंगे, लेकिन ठीक इसके उल्टा हुआ। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए सभा के एक सदस्य और प्रत्यक्षदर्शी नवी गाडगिल कहते हैं, उनका वक्तव्य एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह था। उसमें कटुता बिल्कुल नहीं थी। ईमानदारी के साथ वह आह्वान कर रहे थे और पूरा सभागृह मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। सभी सदस्यों ने बहुत ही उत्साह के साथ उनके भाषण का स्वागत किया। सभागृह की लॉबी में सभी ने उन्हें बधाई देने के लिए घेर लिया। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए अंबेडकर की कार्यवाही लिखने वाले श्री धनंजय कीर लिखते हैं, बड़े सिर वाले, मजबूत ठुड्डी, लंबा, गोलाकार, गंभीर और तेजस्वी चेहरे वाले तथा बेहतरीन पोशाक पहने एक मजबूत व्यक्तित्व जयकर की जानकारी को समर्थन देने के लिए खड़ा रहा। वह व्यक्तित्व था भीमराव अंबेडकर, कांग्रेस के कट्टर विरोधी। कांग्रेस के तौर तरीकों और नेताओं की उन्होंने कई बार खुलेआम और निजी बातचीत में किल्ली उड़ाई थी। सहज ही संविधान सभा के सभी सदस्यों की नजरें उन पर टिकी। सभी सदस्यों पर एक बार अंबेडकर ने अपनी नजरें घुमाई। हर सदस्य को लगा कि जयकर के प्रस्ताव का समर्थन कर अंबेडकर अपनी प्रतिष्ठा गंवा बैठेंगे। कांग्रेस के नेता देश के कर्ता धर्ता नेताओं के प्रतीक थे। उनके खिलाफ बोलना यानी अपने लौकिक जीवन का नुकसान करने जैसा था। कांग्रेस के सदस्य अपने कट्टर विरोधी को उसकी जगह दिखाने के लिए आतुर थे ही। देश के बड़े बड़े नेता अपने इर्द गिर्द बैठे हैं, इसका अंबेडकर को एहसास था। उनके बारे में उनके विरोधियों ने भी कई बातें सुन रखी थी। उनका भाषण सुनने का यह पहला ही मौका था। अंबेडकर ने गंभीर स्वर में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जो भी हो, आपके इस आमंत्रण से मैं आश्चर्यचकित हुआ हूं, यह मुझे मानना ही पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझसे पहले 20-22 लोग भाषण करने वाले थे, सो अगर मेरी बारी आएगी भी तो वह कल आएगी। आज मैं बिना किसी तैयारी के आया हूं, इसलिए आज के बजाय कल बोलना मुझे ज्यादा अच्छा लगता। इस प्रसंग में अपने विचार पूरी तैयारी के साथ आपके सामने रखना मुझे अच्छा लगता। आपने मुझे 10 मिनट बोलने की इजाजत दी है। इतने कम समय में इस प्रस्ताव पर बोलकर मैं इसके साथ कैसे न्याय कर पाऊंगा, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसके बावजूद इस बारे में अपनी राय मैं कम से कम शब्दों में रखने की कोशिश करूंगा।
अध्यक्ष महोदय, कल से जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है उसके स्पष्टतः दो हिस्से हैं। उनमें से एक विवादास्पद है और दूसरा उपयोगी है। प्रस्ताव के 5 से 7वें परिच्छेद तक का हिस्सा उपयोगी है। इन परिच्छेदों में भारत के भविष्यकालीन संविधान के लक्ष्यों को दिखाया गया है। मुझे यहाँ कहना ही पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू जैसे समाजवादी द्वारा तैयार किया गया यह प्रस्ताव भले उपयोगी हो, लेकिन बेहद निराशाजनक है। प्रस्ताव के इस हिस्से में उन्होंने जो कुछ शामिल किया है, मुझे उम्मीद थी कि वे इससे आगे जाकर सोचेंगे। इतिहास के अध्ययनकर्ता के रूप में मैं इस बात का ख्याल जरूर रखता कि किसी भी हाल में प्रस्ताव के इस हिस्से में शामिल बातें उसमें जोड़ी ही न जाती। प्रस्ताव का वह हिस्सा पढ़ते हुए बस फ्रांस के सदन द्वारा मानवीय हकों के संदर्भ में उद्घोषित किए गए घोषणा पत्र की एक धारा याद आती है। वास्तव में 4-4 सालों के बाद भी मानवीय हकों से संबंधित घोषणा पत्र और उसमें जोड़ा गया तत्व अपनी मानसिकता का अविभाज्य हिस्सा है। ऐसा अगर मैंने कहा तो वह उचित ही होगा। मैं तो कहना चाहूंगा कि दुनिया के किसी भी सुसंस्कृत इलाके में रहने वाले आधुनिक मनुष्य की मानसिकता का वह अविभाज्य हिस्सा बन गया है। कट्टरपंथी विचार रखने वाले तथा सामाजिक संरचना के मामले में पुरातनवादी हमारे देश में इन तत्वों की वैधता को नकारने वाला शायद ही कोई हो। इस प्रस्ताव में उसे दोहराना केवल अपने पंडित होने का प्रदर्शन करना भर है। यह सिद्धांत हमारे स्पष्ट नजरिए का हिस्सा बने हुए हैं, इसलिए हमारे लक्ष्यों के रूप में उनकी घोषणा करना अनावश्यक हो जाता है। इस प्रस्ताव में कुछ अन्य खामियां भी हैं। मैं देख रहा हूं कि प्रस्ताव के इस हिस्से में कुछ अधिकारों के बारे में व्यवस्था को साफ साफ बताया है, लेकिन उन्हें हासिल करने के उपायों का या किसी योजना का उसमें जिक्र नहीं है। आप जानते हैं कि लोगों के हक जब छिन जाते हैं, तब ऐसी व्यवस्था बेकार ही कही जाए कि जिसमें छीने गए हकों को फिर पाने का कोई प्रबंध न हो। ऐसे उपायों की मुझे इसमें कमी महसूस हो रही है। किसी भी व्यक्ति के प्राण, उसकी आज़ादी और उसकी संपदा को कानूनी कार्रवाई के बिना छीना नहीं जा सकता। यह सर्वमान्य सूत्र भी इस प्रस्ताव में मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। कानून और नीति की सीमा के तहत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। असल में कानून क्या है और नीति के क्या मायने हैं, यह उस वक्त की सरकार ही तय करेगी। तब एक शासनकर्ता एक नजरिया अपनाएगा तो दूसरा कोई और नजरिया अपनाएगा। तत्कालीन शासनकर्ताओं पर अगर यह फैसला छोड़ दिया जाए तो पता नहीं मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या बनेगी, यह बताना मुश्किल है। महोदय, प्रस्ताव में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था दी गई है। इस प्रस्ताव के पीछे अगर ईमानदारी और वास्तविकता हो, जिसके बारे में मुझे रत्ती भर भी आशंका नहीं है, तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों को राज्य, जिसके सहारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कर सके, ऐसे स्पष्ट उपायों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इस पृष्ठभूमि पर मैं सोच रहा था कि देश में आर्थिक सामाजिक न्याय की व्यवस्था पर अमल कर पाने के लिए खेती और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था प्रस्ताव में होना आवश्यक था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बगैर भविष्य में कोई भी सरकार देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कैसे कर पाएगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इसीलिए इन बातों के स्पष्ट जिक्र के लिए मेरा विरोध न होते हुए भी मुझे यह प्रस्ताव थोड़ा निराशाजनक ही लगता है। इस प्रस्ताव के बारे में मेरे मत और जानकारी पेश करने के बाद यह सवाल मैं यहीं छोड़ रहा हूं। अब मैं प्रस्ताव के पहले हिस्से की ओर मुड़ता हूं। पहले 4 परिच्छेदों का इसमें समावेश है। इस सभा में अब तक जो चर्चा हुई है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह हिस्सा विवादास्पद है। प्रस्ताव में प्रयुक्त गणराज्य शब्द विवाद का केंद्र बिंदु है, ऐसा लगता है। सार्वभौमिकत्व लोगों के बीच से निर्माण होता है। चौथे परिच्छेद के इस हिस्से के इर्द गिर्द यह विवाद केंद्रित है। मेरे मित्र जयकर द्वारा कल उपस्थित किए गए मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में सभा द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार करना सही नहीं होगा। इस मुद्दे पर यह विवाद पैदा हुआ, महोदय। इस महान देश के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक भविष्यकालीन संरचना और उज्जवल भविष्य के बारे में मेरे मन में तिल भर भी आशंका नहीं। आज हम राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक नजरिए से विभाजित हैं, इसका मुझे एहसास है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली
छावनियों के समूह हैं हम, बल्कि मैं तो यह भी मानता हूं कि मैं भी ऐसी ही एक छावनी का नेता हूं। महोदय, यह सब भले सही हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि समय और स्थितियों को अगर अनुकूल बनाया जाए, तो कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से रोक नहीं सकती। तालियों की गड़गड़ाहट, विभिन्न जातियां और संप्रदाय होने के बावजूद हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बारे में मेरे मन में कोई आशंका नहीं। हर्षध्वनि भले आज मुस्लिम लीग भारत को दो फाड़ करने की कोशिश में लगा है, लेकिन एक छत्र भारत ही उनके लिए भी सही होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर चाहे तो मुस्लिम खुद अपने बारे में सोचने लगेंगे। हर्षध्वनि और तालियों की गड़गड़ाहट अंतिम लक्ष्य के बारे में मेरे मत में हम में से किसी को भी डर पालने की जरूरत नहीं है। इस बारे में किसी के मन में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। अपनी दिक्कतें अंतिम लक्ष्य को लेकर नहीं है। आज जो संगठित नहीं है, उस समाज के लोग एक साथ संगठन के मार्ग पर कैसे आगे बढ़े, इस बारे में सोचना यही हमारी दिक्कत है। हमारी मुश्किल लक्ष्य को लेकर नहीं, शुरुआत कैसे की जाए ये हमारे सामने खड़ी दिक्कत है। अंतिम उद्देश्य को लेकर हमें कोई दुविधा नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अपनी मर्जी से हमारी मित्रता को स्वीकारने के लिए इस देश के हर पक्ष को अगर तैयार करना हो, तो पूर्वाग्रह के कारण जो अभी भी शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे घटकों को मुख्य धारा में शामिल करना होगा। और ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ रियायतें देनी पड़े तो देने की कूटनीतिक चतुरता बहुसंख्यक पक्ष दिखाएं। यह बताने के लिए मैं यह आह्वान कर रहा हूं। मन में डर पैदा करने वाले नारों और शब्दों को हम दूर रखते हैं। हमारे विरोधियों की मानसिकता और पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें कुछ रियायतें देंगे। उन्हें भी अपने साथ कर लेंगे। हम जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उस मार्ग पर अपनी मर्जी से वे हमारे साथ हो लेंगे। इस मार्ग पर लंबे समय तक हम अगर साथ चलते रहे, तो ही हम एकता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आईओ जयकर की उपसूचना का मैं यहाँ केवल इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि हम सबको इस बात का एहसास हो कि साथ मिलकर आगे बढ़ना ही इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। सबको इसका एहसास होना जरूरी है। हम सही हों या गलत, हमारे कानूनी अधिकारों के साथ हमारी भूमिका मेल खा रही हो अथवा न खा रही हो, 16 मई अथवा 6 दिसंबर के निवेदनों के अनुकूल हो अथवा न हो, ये सारी बातें कुछ समय के लिए हमको किनारे रखें। कानूनी मुद्दे से भी यह मसला अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कानूनी मुद्दा है ही नहीं। कानून की सभी बातें हम दूर रखते हैं और ऐसी कोशिश करते हैं कि जो लोग आज हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं, वे भी साथ देने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि हम ऐसा माहौल तैयार करें। इस सदन में चल रही चर्चा में दो सवाल विचारार्थ रखे गए हैं। इन सवालों का मेरे मन पर इतना गहरा असर हुआ कि मैंने उन्हें दर्ज कर रखा है। उनमें से एक सवाल मेरे मित्र बिहार के मुख्यमंत्री ने कल की सभा में अपने भाषण में उपस्थित किया था। वह पूछ रहे थे कि मुस्लिम लीग को इस संविधान सभा में सहयोगी होने से प्रस्तुत प्रस्ताव कैसे रोक सकता है। आज मेरे मित्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दूसरा प्रश्न उपस्थित किया कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से यह प्रस्ताव अलग तो नहीं। महोदय, ये दोनों सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनके केवल जवाब नहीं, स्पष्ट जवाब दिए जाने चाहिए। मुझे साफ तौर पर ऐसा लगता है कि प्रस्तुत प्रस्ताव से कुछ निकलने का उद्देश्य हो या ना हो, यह केवल आकस्मिक घटना हो या न हो, लेकिन इस प्रस्ताव का निश्चित परिणाम मुस्लिम लीग को संविधान सभा से बाहर रखने में ही होने वाला है। इस संदर्भ में प्रस्ताव के तीसरे परिच्छेद की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह परिच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। तीसरे परिच्छेद में भारत के भावी संविधान के बारे में विचार किया गया है। प्रस्ताव रखने वाला इसके जरिए क्या कहना चाहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि मंजूर होने के बाद यह प्रस्ताव तीसरे परिच्छेद के संदर्भ से संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के निर्देशन का काम करेगा। क्या कहा है इस तीसरे परिच्छेद में? तीसरा परिच्छेद कह रहा है कि इस देश में राज्य संस्था के दो प्रकार होंगे। पहला, निचले स्तर पर स्वायत्त प्रांत अथवा राज्य अथवा ऐसे हिस्से होंगे जो अखंड भारत में शामिल होना चाहते हैं। यह स्वायत्त घटक पूरी तरह अधिकार युक्त होंगे। उनके कुछ अन्य अधिकार भी होंगे। घटक प्रांत के ऊपरी स्तर पर संघ राज्य होंगे। कुछ हद तक उन्हें कानून बनाने, उन पर अमल करने और प्रशासन चलाने के अधिकार होंगे।
प्रस्ताव का यह हिस्सा पढ़ते हुए सम्मिलित करने की संकल्पना के संदर्भ और एक तरफ केंद्र सरकार और दूसरी तरफ के प्रांतीय सरकारों के बीच संपर्क बनाए रखने वाली व्यवस्था मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की पृष्ठभूमि पर इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद या कांग्रेस की वर्धा में परिषद में पारित किए गए प्रस्तावों की पृष्ठभूमि में इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद भी प्रांतों के एकीकरण की संकल्पनाओं के संदर्भ में मुझे कहीं नहीं दिखाई देते। इसलिए मानना ही पड़ेगा कि मैं बेहद आश्चर्यचकित हूं। इस प्रकार अलग गुट बनाने की कल्पना जाति तौर पर मुझे स्वीकार नहीं। सुनो सुनो, मुझे मजबूत केंद्र सरकार पसंद है। सुनो सुनो, 1935 में भारत सरकार कानून द्वारा तैयार किए गए केंद्र सरकार से भी अधिक मजबूत केंद्र सरकार मुझे चाहिए। लेकिन महोदय, मेरे इन मतों को वर्तमान स्थिति में कहीं स्थान है, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। हमने काफी लंबी यात्रा की है। मेरी नज़र में जिसे बेहद प्रशंसनीय, सम्मानजनक और आश्रय का स्थान माना जाए, ऐसी एक 150 साल की प्रशासनिक व्यवस्था से निर्माण हुई मजबूत केंद्र सरकार को डिगाने की सहमति कांग्रेस पक्ष ने क्यों दी, यह कांग्रेस ही जाने। इस भूमिका का त्याग करने के बाद तथा हमें मजबूत केंद्र सरकार नहीं चाहिए, ऐसी भूमिका अपनाने के बाद घटक राज्य तथा केंद्र सरकार को जोड़ने वाली बीच की उपसंघ राज्य की कड़ी स्वीकारने के बाद परिच्छेद 3 में शामिल करने की योजना का जिक्र क्यों नहीं किया गया, यह मैं जानना चाहता हूँ। एकत्रीकरण से संबंधित धाराओं को ठीक से समझने में कांग्रेस पक्ष, मुस्लिम लीग और अंग्रेज सरकार सहमत नहीं हो पा रहे हैं, यह मैं समझ सकता हूँ। मैंने इस बारे में सोचा है और अगर मैं गलत हूं, यह कोई सप्रमाण मुझे समझा दे तो मैं अपनी राय में सुधार लाने को तैयार हूं कि विभिन्न गुटों में विभाजित राज्यों द्वारा अगर संघ राज्य अथवा उप संघ राज्य को मान्यता दी जाए तो कांग्रेस इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करेगी। इस बात को कम से कम कांग्रेस ने माना था। कांग्रेस की यही सोच है, इसका मुझे भरोसा है। मेरा सवाल है कि प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति द्वारा उससे तथा उसके पक्ष की जिस बात पर सहमति है, उन प्रांतों की एकता या प्रांतों के एकीकरण की बात का जिक्र प्रस्ताव में क्यों नहीं किया गया है? इस प्रस्ताव में संघ की कल्पना को पूरी तरह टाला क्यों गया है? इस बात का जो भी जवाब हो, वह मुझे इस प्रस्ताव में दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के प्रधान और श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा उपस्थित किए गए 2 सवालों का परिच्छेद 3 यह जवाब है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए 2 सवालों में से पहला सवाल यह है कि 16 मई के प्रस्ताव के साथ यह प्रस्ताव अलग कैसे है, और दूसरा सवाल है संविधान सभा में मुस्लिम लीग के प्रवेश पर यह प्रस्ताव क्यों प्रतिबंध लगाता है। निश्चित तौर पर मुस्लिम लीग इस बात का फायदा उठाएगा और अपनी लगातार अनुपस्थिति का समर्थन करेगा। महोदय, मेरे मित्र जयकर द्वारा इस प्रस्ताव से संबंधित निर्णय को मुलतवी किए जाने को लेकर जो दलील प्रस्तुत की थी, उसे मैं कुछ हद तक कानूनी कह सकता हूँ, भले ही इससे उन्हें थोड़ा दुख पहुंचे। उनकी दलील थी कि क्या ऐसा करने का अधिकार आपके पास है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने संविधान सभा के कामकाज से संबंधित कैबिनेट मिशन के कथन का कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाया। उनकी दलील का मुख्य हिस्सा था कि इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए संविधान सभा द्वारा जो कार्य पद्धति अपनाई गई है, वह कैबिनेट मिशन के वक्तव्य में समाहित कार्य पद्धति से बिल्कुल अलग है। महोदय, इस मुद्दे को मैं थोड़े अलग तरीके से रखना चाहता हूँ। इस मुद्दे को सीधा मंजूर अथवा नामंजूर करने का अधिकार आपको है अथवा नहीं, यह मैं आपसे नहीं पूछूंगा। हो सकता है आपके पास यह अधिकार हो। मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना आपके लिए दूरदर्शी साबित होगा? क्या आपके लिए यह सूझबूझ कर निर्णय साबित होगा? अधिकार एक बात है, समझ पूरी तरह से अलग दूसरी बात है। इस बात का निर्णय लेते हुए सदन इस बात पर जरूर गौर करें कि क्या इस प्रकार निर्णय लेना समझदारी होगी, क्या यह कूटनीतिक चतुरता साबित होगी, इस पर यह निर्णय करना क्या दूरदर्शिता साबित होगी। इसका जवाब देते मैं कहना चाहूंगा कि यह दूरदर्शिता या समझदारी भरा कदम सिद्ध नहीं होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का विवाद मिटाने के लिए एक बार और कोशिश किए जाने का सुझाव मैं देता हूं। यह सवाल जीवन मृत्यु जितना महत्वपूर्ण है और किसी पक्ष की प्रतिशत के आधार पर उसे कभी सुलझाया नहीं जा सकता, इसका मुझे यकीन है। राष्ट्र के भविष्य के बारे में सोचते हुए लोगों की प्रतिशत
नेताओं की प्रतिशत या दल की प्रतिशत नगण्य हो जाती है। किसी भी बात से ज्यादा राष्ट्र का भविष्य महत्वपूर्ण होता है। संविधान सभा का काम सर्वसहमति से होने के लिए यह लाभप्रद रहेगा। इतना ही नहीं, इससे मुस्लिम लीग द्वारा कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व उसकी प्रतिक्रिया भी संविधान सभा को पता चलेगी। इसी कारण मैं जयकर की उपसूचना का समर्थन कर रहा हूं। हम अगर जल्दबाजी से निर्णय करेंगे तो भविष्य में उसका क्या असर होगा, इस बारे में भी हमें सोचना होगा। सभागृह जिनके बस में है, उस कांग्रेस पक्ष की इस बारे में क्या योजनाएं हैं, मैं नहीं जानता। इस बारे में वे क्या सोच रहे हैं, यह कहने का मेरा अधिकार नहीं है। इस मामले को लेकर उनके क्या दांवपेच हैं, उनके पास इस मामले में क्या उपाय हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन उपस्थित सवाल पर एक तटस्थ व्यक्ति के नाते सोचते हुए मुझे लगता है कि इस बारे में निर्णय लेने के केवल यही तीन उपाय हैं कि एक दल दूसरे दल की शरण चला जाए, शांतिपूर्ण चर्चा से राह निकाली जाए और तीसरा मार्ग खुलेआम संघर्ष किया जाए। महोदय, संविधान सभा के कुछ सदस्यों से मैं यह सुन रहा हूं कि वे संघर्ष करने की तैयारी में हैं। मैं मानता हूं कि राष्ट्र के सामने उपस्थित समस्या का हल युद्ध के जरिए ढूंढने की कल्पना देश के किसी व्यक्ति के दिमाग में आए, इससे मैं भयभीत हो गया हूं। मैं नहीं जानता कि देश के कितने लोग इस सोच का समर्थन करते हैं। मुझे लगता है इसके कई समर्थक हैं। मुझे लगता है कि ऐसी कल्पना को बहुसंख्यकों का समर्थन मिलने के पीछे वजह यही होगी कि उन्हें लगता है कि यह युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ होगा। लेकिन महोदय, यहाँ जिस युद्ध के बारे में सोचा जा रहा है, क्या उसे केवल स्थानीय, सीमित और केवल अंग्रेजों के खिलाफ रखा जा सकता है? अंग्रेजों के अलावा किसी और के साथ लड़ना ना हो तो ऐसी योजना के लिए मेरे विरोध की कोई वजह नहीं होगी। लेकिन क्या यह युद्ध केवल अंग्रेजों के खिलाफ होगा? किसी संकोच के बगैर मैं इस सदन को जहां तक संभव हो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस देश में अगर युद्ध हुआ और इस युद्ध का संबंध अगर हमारे सामने उपस्थित समस्याओं के साथ जुड़ा हो, तो यह युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होगा, वह होगा मुस्लिमों के खिलाफ। उससे बुरी बात यह हो सकती है कि यह युद्ध अंग्रेज और मुस्लिमों के संयुक्त मोर्चे के खिलाफ होगा। जिस प्रकार इस युद्ध के होने का मुझे डर है, उससे अलग तरीके से यह युद्ध होने की संभावना मुझे नजर नहीं आती। महोदय, अमेरिका के साथ हुई सुलह से पहले बर्क द्वारा दिए गए वक्तव्य का कुछ हिस्सा मैं सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। सदन का माहौल शांत करने में उसका कुछ उपयोग होगा, इसका मुझे विश्वास है। आप जानते हैं कि अमेरिका के बागी उपनिवेशों पर कब्जा पाने के लिए अंग्रेजों की कोशिश चल रही थी। उनकी इच्छा के खिलाफ उन्हें अपने वश में करने का अंग्रेजों का इरादा था। तब उपनिवेशों को जीतकर उन्हें वश में करने का विरोध करते हुए बर्क ने कहा था, महोदय, मुझे यह कहने की इजाजत दीजिए कि बल प्रयोग का असर केवल तात्कालिक होता है। उसके आधार पर केवल कुछ समय के लिए अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्हें हमेशा वश में रखने के लिए फिर से बल का प्रयोग करने की जरूरत को हमेशा के लिए खारिज नहीं किया जा सकता। जिस राष्ट्र को हमेशा अपने अधीन रखना हो, उस पर इस प्रकार शासन नहीं चलाया जा सकता। मेरी दूसरी आपत्ति प्रयोग में लाए जाने वाले बल के परिणामों को लेकर अनिश्चय के बारे में है। जरूरी नहीं कि बल के प्रयोग से हमेशा दहशत ही पैदा हो और तैयार सेना का मतलब जीत नहीं होता। जीत न पाने की स्थिति में फिर कोई मार्ग नहीं बचता। बातचीत असफल हो जाने पर केवल बल प्रयोग का मार्ग ही बचता है। लेकिन तब बल प्रयोग अगर असफल रहे तो बातचीत का कोई जरिया बाकी नहीं बचता। दया के बदले कभी कभी सत्ता और अधिकार पाए जा सकते हैं, लेकिन शक्ति का प्रयोग और पराजित हिंसा से सत्ता और अधिकार भीख में मांगे नहीं जा सकते। बल के प्रयोग के लिए मेरा विरोध इसलिए भी है कि हिंसा के कारण कोशिश की पराकाष्ठा से जो आप पाएंगे, उसे ही आप हानि पहुंचाएंगे। आप जो पाएंगे वह उसके मूल रूप में नहीं होगा, वह अवमूल्य, बर्बाद और विनाश के रूप में होगा। इन अनमोल शब्दों की ओर ध्यान न देना अनिष्टकारी हो सकता है। हिंदू मुस्लिम समस्या अगर बल के प्रयोग से हल करने की किसी की योजना हो तो साफ शब्दों में कहता हूं कि उन्हें यह ध्यान में रखना होगा कि युद्ध के सहारे मुसलमानों को हराकर उन्हें संविधान के दायरे में लाना हो, तो उनकी सहमति के बगैर बने संविधान की शरण आने के लिए उन्हें बाध्य किया जाए, तो इस देश को हमेशा के लिए इन्हीं कोशिश में लगे रहना होगा।
एक बार की जीत हमेशा की जीत साबित नहीं होगी। अब तक मैंने जितना समय लिया, उससे अधिक समय मैं नहीं लेना चाहता। एक बार फिर बर्क को उद्धृत कर मैं भाषण को समाप्त करना चाहता हूँ। बर्क ने एक जगह कहा है कि सत्ता देना आसान है, अक्ल देना मुश्किल है। इस सभा को प्राप्त सार्वभौम अधिकार का प्रयोग अक्ल के साथ करने के लिए हम तैयार हैं। ये हम अपने आचरण से साबित करेंगे। देश के सभी घटकों को अपने साथ ले चलने का यही एकमात्र उपाय है। एकता की ओर आगे बढ़ने का इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं। इस बारे में आपके मन में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए।